हेलो दोस्तों, जय श्री राम, वेलकम अगेन। एंड आज हम बात करते हैं थॉमस हार्डी के बारे में। ये एक ब्रिज का काम इन्होंने किया है विक्टोरियन नोवेलिस्ट के तौर पर और मॉडर्न पोएट के तौर पर। मॉडर्न एज शुरू होने से पहले जो पोएट्स रहे और जब विक्टोरियन एज खत्म हुआ तो उस समय नोवेलिस्ट थे। तो इस प्रकार विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज के बीच इन्होंने एक ब्रिज का काम किया गया है और इनको लेट विक्टोरियन नोवेलिस्ट एंड पोएट भी कहा जाता है। एक ऐसे नोवेलिस्ट कहें, ऐसे शॉर्ट स्टोरी राइटर बोले हम, या एक ऐसे पोइट्स बोले जो इनके जो वर्क्स हैं, चाहे नोवेल के क्षेत्र में हो, चाहे पोएम के क्षेत्र में, पोएट्री के क्षेत्र में, सॉरी, चाहे वो आपकी स्टोरी राइटिंग के क्षेत्र में, पेसिमिस्ट हैं। और दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि बिल्कुल आम जनता की जो भाषा थी, जो कॉमन पीपल की, एक मैं नोवेलिस्ट उनको मानूंगा तो बिल्कुल इसमें कोई दोहरापन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ऐसी मार्मिक कहानियां, ऐसे सेंसिटिव इनके वर्क्स हैं कि इनको पढ़ने के बाद आनंद आ जाता है। मेरे वन ऑफ द फेमस एक नोवेलिस्ट मैं इनको कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितने इनके नॉवेल्स पढ़े, ऑलमोस्ट मैंने सभी पढ़े हैं। तो सबके सब जब एक बार आपने पढ़ना शुरू करता है तो उसके बाद वहां से ध्यान हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो सीधे बात करते हैं थॉमस हार्डी के बारे में। थॉमस हार्डी 1840 मैंने विक्टोरियन एज के टाइम की बात है, और 1928 मतलब मॉडर्न एज तक का जो बीच का टाइम पीरियड है, उस समय तक ये इनका जो जीवन रहा है वो सर्वाइवल रहा है। बॉर्न जून 2 1840 1840 को 2 जून की रात ये पैदा हुए थे एट हायर बोकहम्पटन। ये एक जगह है यहाँ पे, इंग्लैंड में पड़ती है। और वहाँ पे क्या, ये स्मॉल हैमलेट, एक छोटा सा गांव है स्टिन्सफोर्ड, वहां पे ये पैदा हुए थे। और स्टिन्सफोर्ड ये जगह ही ये पड़ती है डॉर्सेट में। और डॉर्सेट कहाँ पे, इंग्लैंड में, 2 जून 1840 ईस्वी को। इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम भी थॉमस हार्डी था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें क्या, जो फादर है, मदर, सॉरी, फादर या जो बच्चा होता है, यदि उन दोनों का नाम सेम होता है तो एक तो सीनियर होता है और एक जूनियर होता है। तो जो थॉमस हार्डी जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वो तो जूनियर हो गए, उनके फादर जिनको सीनियर बोला जाता है। इनके फादर कहते हैं स्टोन मैसन थे, एक बिल्डर थे। और यहाँ पे जो लोकल मैरिज होते थे, जो आम जो क्षेत्रीय वहाँ पे शादियां वगैरह होती थी, वहाँ पे वायलिनिस्ट का काम, वायलिन बजाने का काम भी करते थे इनके फादर। स्टोनमैन एक मिस्त्री जिनको राज मिस्त्री बोलते हैं, एक बिल्डर जिनको ठेकेदार टाइप के बोलते हैं। इस प्रकार के वर्क्स थे, वायलिन बजाते थे लोकल किसी मैरिज वगैरह में। तो इनके फादर की विशेषताएं रही है। एंड जब उनकी माँ की बातें करते हैं तो माँ जेमिमा हार्डी, जो उनकी माँ है, एक वेल एजुकेटेड, वेल रीड एक लेडी थी, बहुत पढ़ी लिखी लेडी थी। और एम्बिशियस थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी लेडी थी। और सबसे बड़ी बात क्या, किसी एजुकेटेड थॉमस एट होम अंटिल ही वाज 8 years old। जब तक थॉमस हार्डी 8 साल के नहीं हो गए थे, तब तक इनकी माँ ने इनको घर पे शिक्षा दीक्षा, जो एजुकेशन दी थी, उनकी माँ ने इनको दी थी। और उसके बाद जब फर्स्ट टाइम जब स्कूल गए तो उनका जो पहला स्कूल है वो है बोकहम्पटन, एट बोकहम्पटन में ये पहली बार जब स्कूल गए तो सबसे पहला स्कूल उनका वहीं पे था। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है, या मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी राइटर के बारे में या किसी भी वर्क के बारे में उतना ही बताया जाए जितना कि इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उससे परे फालतू एक नोट्स भरने वाली बातें, एक वीडियो को लंबा करने वाली बातें, तो वो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाता हूँ, और ना मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ये जो ध्यान होता है, मेरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट ये भाग होता है, वो मेरा हमेशा ये माना होता है कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो वो क्या करें, वो हमेशा उन टॉपिक पर ध्यान रखें जो टॉपिक हैं कहने लायक। रोजमर्रा की लाइफ के बारे में नहीं पूछा जाता है, पूछा हमेशा वही जाता है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट तथ्य वगैरह होते हैं। तो वही मैं हाईलाइट करने की मेरी इच्छा रहती है, और मैं पूरी जोर कोशिश करता हूँ। तो इसलिए अब उनका प्राइमरी एजुकेशन किस स्कूल में हो, तो वो शायद कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि भाई वहाँ पे ठीक है, आपकी 8 साल की एज तक उनकी एजुकेशन घर पे हुई, उनकी माँ जेमिमा ने दी है। उसके बाद अपने जो बोकहम्पटन था वहीं पे उन्होंने अर्ली एजुकेशन ली उन्होंने, प्राइमरी में। उसके बाद कि जो थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस क्षेत्र में उन्होंने वर्क करा है या किस क्षेत्र में उनकी जो एजुकेशन रही है, तो वही मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पहलू रहता है, जो मैं उठाना चाहता हूँ। अदरवाइज की चीज़ें मैं ज़्यादा इन चीज़ों को गौर नहीं करता हूँ। चलो शुरू करते हैं। एट 16, और जब 16 साल की हुई, ही वॉज अप्रेंटिस्ड
टू एन आर्किटेक्ट जेम्स हिक्स एट डॉर्सेट। इनके बाद उन्होंने एक आर्किटेक्ट के तौर पर, आर्किटेक्चर के तौर पर अप्रेंटिस जो प्रैक्टिस वगैरह करी, कहाँ पे, जेम्स हिक्स। जो जेम्स हिक्स कहाँ पे पढ़ता है, डॉर्चेस्टर में पढ़ता। तो डॉर्चेस्टर में जेम्स हिक्स में इन्होंने सबसे पहले आर्किटेक्ट की जो पढ़ाई शुरू करी थी अप्रेंटिस के तौर पर, वो करते 16 साल की उम्र में। ही लेटर मूव टू लंदन 1862, और 1862 ईस्वी में ये कहां चले गए, लंदन गए, तो वर्क अंडर आर्थर ब्लूमफील्ड। एक आर्थर ब्लूमफील्ड एक व्यक्ति है जो कहता है लीडिंग गॉथिक रिवाइवल, एक को आर्किटेक्ट बोला जाता है। तो उनके अंडर में इन्होंने क्या कि आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई थी उसको आगे बढ़ाया उन्होंने। एंड हार्डी ट्रेंड एंड वर्कड, और ये इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और कार्य किसके तौर पे किया, एज एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट तौर पर, स्पेशलाइजिंग इन चर्च रेस्टोरेशन। और किस प्रकार के आर्किटेक्चर थे, ये आर्किटेक्ट थे जो क्या करते थे, जो चर्च को रेस्टोर, चर्च की पुनर्स्थापना करने के मामले में या चर्च के निर्माण के लिए ये खासकर काम करते थे। ये उनकी स्पेशलाइजिंग थी इनकी उस फील्ड में। इन लंदन ही इनरोल्ड एज ए स्टूडेंट एट किंग्स कॉलेज लंदन। अब जब ये लंदन गए थे 1862 में, तो सबसे पहले जो ये इन्होंने एडमिशन लिया था वो लिया था किंग्स कॉलेज लंदन में, ठीक है। और वहीं पे उनका आर्किटेक्ट की पढ़ाई उन्होंने शुरू करी थी। एंड वॉन प्राइजेस फ्रॉम, और उन्होंने जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स था और दूसरा जो आर्किटेक्चरल एसोसिएशन था, वहां से उन्होंने कई सारे ऐसे जो अवार्ड्स वगैरह थे, ऐसे प्राइज उन्होंने विन किए थे, जीते थे, किसके क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। उसके बाद ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन आर्किटेक्चर, अब यहाँ पे क्या था कि ये एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट थे, एक बिल्डर, एक बहुत सक्सेसफुल रहे, बट ही ऑफन फेल्ट लोनली, लेकिन अक्सर उनको क्या होता, ये हमेशा महसूस करते थे लोनलीनेस में, उदासी, एकाकीपन, सोशल इन्फीरियर इन लंदन सोसाइटी। और लंदन की जो समाज था वहाँ पे एक सोशल इन्फीरियर माने कि जैसे सामाजिक बेड़ियाँ होंगे या समाज से परे अपने आप को समझना, इस प्रकार की भावनाएं उनके मन में चलती रहती थी ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसी जो लोनलीनेस था इसको दूर करने के लिए इन्होंने इस समय क्या करता, राइटिंग पोएम, इन्होंने पोएम्स लिखना शुरू करा था, ठीक है, नोवेल्स, बट फेस रिपीटेड रिजेक्शन। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो कि अब यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट बात है कि जो थॉमस हार्डी, इन्होंने अपने जीवन में जो कैरियर की शुरुआत करी थी वो एज अ पोइट के तौर पर, एक कवि के तौर पर अपने जीवन को शुरुआत करी थी। और बाद में जो मिडल जो लेट विक्टोरियन एज टाइम आया तो वहां पे फिर ये नोबेल के क्षेत्र में चले गए। लेकिन जब जूड द ऑब्सक्योर जो 1897 के अराउंड में जो पब्लिश हुआ था, तो जब उसमें बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म उनका हुआ, तो उसके बाद फिर वो पोइट के तौर पर चले गए। तो ये हमेशा अपने आप को पोइट कहकर कहना ये चाहते थे कि लोग मुझे पोइट कहें, एक कवि कहें, बट नॉट अ नॉवलिस्ट, एक नॉवलिस्ट कहकर न पुकारे बल्कि पोइट के तौर पर। ये हमेशा अपने आप को कवि मानते थे, इन्होंने अपने आप को कभी उपन्यासकार माना ही नहीं, और ये वो गुजारिश करते थे लोगों से। तो उनका जीवन का जो शुरुआत हुई, कैरियर की शुरुआत हुई, वो एक पोएम, एक पोएट के तौर पे, एक कवि के तौर पे हुई। और शुरुआती में उन्होंने पोएम्स वगैरह लिखना शुरू करा था जब ये लंदन में थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फेस रिपीटेड रिजेक्शन, लेकिन इनकी जो कविताएं थी वो क्या हो, इस क्षेत्र में सक्सेस नहीं और पूरी तरह से विफल हो गए। और विफलता के कारण खास बात कहते, हार्डी फर्स्ट वांटेड टू पोएट, अब ये चाहते थे कि मैं क्या बनूं, कवि बनूं, बट पब्लिशर, लेकिन जिनके पास पोएम्स लिखकर पब्लिश कराने भेजते थे तो हर बार रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि पब्लिशर चाहते थे प्रेफर्ड प्रोज, वो चाहते थे कि प्रोज के क्षेत्र में काम करें, पोएट्री को छोड़ दे। सो ही टर्न टू नोवेल राइटिंग, इसीलिए वहां से उन्होंने क्या किया, जब उनकी पोएम्स वगैरह जब पब्लिश नहीं हुई और जब वहां ज्यादा सफलता उनको नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने नोवेल के क्षेत्र में, नोवेल राइटिंग की तरफ अपना हाथ आजमाया। हार्डीज वर्क्स often depict the struggle of common rural people against fate, social laws and harsh circumstances। बड़ी खास बात है कि जो वर्क्स होते हैं, इनके जो कार्य हैं, जितने भी आप इनको नोवेल्स, मैंने कहा कि आप नोवेल्स इनकी पढ़िए, तो आप जब इनको नोवेल्स पढ़ोगे तो वहां पे किसके बारे में, स्ट्रगल ऑफ रूरल पीपल, जो आम आदमी है, आम आदमी के जीवन के संघर्षों के बारे में दिखाया गया। दूसरा कहता फेट, और कैसा है फेट, किस्मत के भरोसे, सोशल लॉज, जो सामाजिक बेड़ियां जो आदमी को जकड़ी हुई है, एंड द हार्श सर्कमस्टेंसेस, और जो विपरीत परिस्थितियां थी, जहां के मांदे थके हारे जो लोग थे, उनके जीवन की उन्होंने क्या कर थे, उन्होंने वेदनाओं को उन्होंने बाहर पाया अपने नॉवेल्स के माध्यम से। और ये कैसे थे, ये खास विशेषता ये थी कि जो राइटर हैं थॉमस हार्डी, इनको पेसिमिस्ट माना जाता है, बिल्कुल अति निराशावादी, पेसिमिस्ट। और उन्होंने एक बार लिखा था कि द गॉड इज नॉट इन द हेवन, देयर ऑल कैंडल्स ऑल आउट,
माने जब भगवान ही स्वर्ग में नहीं है तो दुनिया में उजाला कहाँ से होगा। तो उनका ये कि जीवन जो है किसके भरोसे चल रहा है, किस्मत के भरोसे चल रहा है, फेट के भरोसे चल रहा है। और किस्मत कैसी है, किस्मत हर एक आदमी की परेशानी में डूबी पड़ी है। मीन्स भगवान का जो है ध्यान ही नहीं है आम आदमी की तरफ। ठीक है, ये इनका मानना था। और इन्हीं के अगेंस्ट में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्ट थे, आशावादी थे। तो हमेशा क्या करता है, यहाँ पे एक कंट्रास्ट की भावना थी, मतलब द्वंद्व जैसे होता है ना, कि यहाँ एक पेसिमिस्ट है, दूसरे तक ऑप्टिमिस्ट है। आशावादी निराशावादी के बीच जो विचारधारा थे, तो उनके बीच में एक द्वंद्व टाइप का था। 1874 हार्डी मैरिड एम्मा गिफोर्ड, बट इन 1912 Emma's death deeply affected him, and he wrote some love poems in her memory in 1911 to 1912, a collection of poems. 1870 1874 में लगभग एक साल के रिलेशन के बाद हार्डी ने शादी करी थी एमा गिफोर्ड, जो उनकी गर्लफ्रेंड रही थी उनसे। बट लेकिन क्या हुआ कि 1912 1912 ईस्वी में जो एमास की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण कि तो उनको बहुत गहरा धक्का लगता है। और ये ही रोट सम पोएम, लव पोएम्स, और कई उनके प्रेम की कहानियां उन्होंने लिखी थी, कविताएं लिखी थी इन हर मेमोरी, उनकी याद में। और वो पोएम का था 1911 1912 1911-12 में कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो आता है, तो वहां पे वो चीज वो पोएम्स है, कुछ लव पोएम्स है जो उन्होंने किसको डेडिकेट करी, अपनी पहली वाइफ को। लेकिन फिर 1914 में 1900 उनकी मृत्यु के 2 साल बाद 1914 में ही मैरिड फ्लोरेंस डगडेल, जो फ्लोरेंस डगडेल उनकी सेक्रेटरी होती है, और उनसे सबसे बड़े 39 ईयर्स ओल्ड यंगर 39 ईयर्स यंगर है उनसे 39 साल छोटी हैं। उनसे वो शादी करते हैं, कब से, 1914 में। और ये शादी भी शायद ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। अब यहाँ पे कि जो एम्मा के साथ ये कहीं अपना किसी जगह ये चीज बताई गई थी कि 1897 1897 जूड ऑब्सक्योर था, कि जब उसमें क्रिटिसिज्म उसका जब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया राइटर्स वगैरह ने, या पब्लिक ने उस चीज को अस्वीकार किया, तो वहां पे एमा ने ये तक माना था कि ये क्या करते, एक ऑटोबायोग्राफिकल, जूड ऑब्सक्योर है, एक ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा टाइप की दिख रही है। और थॉमस हार्डी और एमा के बीच इस बात को बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। तो उसके बाद क्या, तो ये शादी जो है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। उसके बाद उनके लगातार कंट्रोवर्सी, विवाद रहे, उनके आपस में लगातार लड़ाइयाँ हुई, और कई प्रकार के विवादों के कारण क्या हो गया, 1922 में जब एमा मर जाती है, तो उसके बाद ही विवाद खत्म हो पाता है, क्योंकि मतलब ये शादी जो टूटने के कारण थी, ये कई राइटर्स इस बात को मानते हैं। खैर 1910 ही रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑनर। 1910 में उनको द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो एक सम्मान बहुत बड़ा मिलता है, तो वो उनको दिया गया था लंदन का, ठीक है, इंग्लैंड का ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड, वो उनको मिला था। उसका 11 टाइम्स ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। 11 बार उनको नोबेल प्राइज के लिए उनको क्या किया गया था, उनको नामित किया गया था, लेकिन नेवर वॉन, लेकिन कभी भी वो नोबेल अवार्ड जीत नहीं पाए। ये सबसे विशेषता रही है। और कहते हैं 11 जनवरी 1928, 11 जनवरी 1928 ईस्वी को हार्डी डाइड। हार्डी पास्ट में गुजर जाते हैं, कहाँ पे, डॉर्चेस्टर इंग्लैंड में, वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका जो हार्ट, जो उनका हृदय है, उसको बरीड एट स्टैन्सफोर्ड पेरिस चर्च, वहाँ पे स्टैन्सफोर्ड जो एक स्मॉल हेमलेट है, एक छोटा सा जो गांव है, वहां की जो चर्च है, वहां पे इसको दफन किया गया है, इनके हार्ट को। और उनकी जो एसेस थी, उनके बॉडी की जो राख थी, इसको कहाँ पे, पॉइंट्स कॉर्नर, जो वेस्ट मिनिस्टर अब भी है, वहां पे दफन है, वहां पे इस राख को बिखेरा गया था। और इसी के साथ उनका जीवन जो है वो गुजर जाता है। अब हम इसके बाद उनके कहते कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में, कुछ नॉवेल्स और कुछ पोएम्स के बारे में बात करते हैं। हिज सेटिंग वेसेक्स, जो वेसेक्स था एक फिक्शनल रीजन जो है, टाउन है जो वेसेक्स, इसके लिए जाने जाते हैं, बिकेम सेंट्रल टू हिज नॉवेल्स। उनके नॉवेल्स का सेंट्रल एक सेटिंग जो प्लेस रहा है, वेसेक्स वो रीजन रहा है, तो वो इसी के लिए जाने जाते हैं। वेसेक्स नॉवल के कौन जाना जाता है, थॉमस हार्डी, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। तो स्टोन इज ऑफन ट्रेजिक एंड पेसिमिस्ट, इनकी जो स्वर रहे, इनके जो वर्क रहे, ये ऑफन कैसे ट्रेजिक, एक तो ट्रेजी बेस्ड है, दूसरे का पेसिमिस्टिक होते हैं। और ये क्या, इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज ऑफ फेट, कि जो फेट, जो भाग्य का एक विचार उनके मन में आता है, चांस के बारे में, एंड जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी,
जो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन का था, उससे जो उनकी विचारधारा थी, पेसिमिस्ट और ट्रेजे की विचारधारा थी, ये इनके मन में इसी से प्रभावित थे। अब इनके कुछ नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉवेल्स द पुअर मैन एंड द लेडी, 1867 में वर्क जो लिखा गया था, लेकिन ये वर्क कभी भी पब्लिश नहीं हो पाया। और ये पब्लिश कराने गए भी तो कई पब्लिशर ने इसको मना कर दिया था। उसके जॉर्ज मेरेडिथ एक व्यक्ति थे, GORG, जॉर्ज मेरेडिथ। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने को सजेस्ट किया था कि आप इस वर्क को, द पुअर मैन एंड द लेडी को पब्लिश मत कराइए। क्यों? क्योंकि खास विशेषता ये थी कि ये एक पॉलिटिकल सटायर टाइप का था, इसमें राजनीति के ऊपर जो व्यंग कसे गए थे, जिसके कारण जो इसको पब्लिश नहीं कराया गया था। तो उसके बाद जॉर्ज मेरेडिथ के कहने पे इन्होंने जो अपने वर्क से कुछ आगे के जो ऐसे नॉवेल्स थे जिसे हम आगे बात करेंगे, तो वो क्या, तो एनोनिमसली उनको पब्लिश कराए थे, अपने नाम के साथ नहीं पब्लिश कराए थे। जैसे कहता डेस्परेट रेमेडीज था, इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क माना जाता है। यदि आपका फर्स्ट वर्क माना जाएगा, नोवेल माना जाएगा, द पुअर मैन एंड द लेडी है, लेकिन ये कौन सा, नॉट पब्लिश नहीं किया गया, अनपब्लिश वर्क रहा। उसके जो फर्स्ट जो पब्लिश वर्क था वो था उनका डेस्परेट रेमेडीज, 1871। ठीक है, 1871 में लिखा गया था और एनोनिमसली करके पब्लिश कराया गया था। लेकिन यहाँ से भी उनको फेम थी उनको नहीं मिली थी, उनको फेम मिली थी यहाँ से, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये 1872 में लिखा गया, तो ये भी एनोनिमसली इनको पब्लिश कराया गया था। उसके बाद अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये ऐसा वर्क था जो 1873 में पब्लिश कराया गया था, और ये ऐसा नाम था जो उसके सबसे पहले उन्होंने अपने नाम का प्रयोग किया था पब्लिश के तौर पर। फर्स्ट यूज हिज नेम, सबसे पहले अपना नाम इन्होंने इस नोवेल में उन्होंने यूज करा था, प्रयोग करा था पब्लिश के तौर पर। उसका फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, ये ऐसा 1874 में पब्लिश हुआ ऐसा वर्क था जिसमें सबसे पहले जो वेसेक्स रीजन था उसका उन्होंने प्रयोग किया था, फिक्शनल टाउन का। ठीक है, वेसेक्स के लिए ये जाने जाते थे, और सबसे पहले उनका द फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद कई ऐसे वर्क्स है, 14 ऐसे नॉवेल्स जो उन्होंने पब्लिश कराए थे। उसमें द रिटर्न ऑफ द नेटिव एक 1878 में था, ये भी बहुत फेमस वर्क है। ठीक है, द मेयर ऑफ कैसर ब्रिज था, 1886 में ये पब्लिश कराया गया था। उसका टेस्ट ऑफ द अर्बर बिल्स, ठीक है, ये प्योर वुमेन की कहानी है, 1891 से 92 के बीच में ये पब्लिश कराया गया था। तो हम जैसे जैसे इनको डिस्कस करेंगे, इनकी समरी को डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। अब बात करते हैं जूड ऑब्सक्योर की, 1895 में, सॉरी 1897 में था, 1895 था। तो ये उनका लास्ट नोवेल माना जाता है जो उसने फेस क्रिटिक्स, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना किया था, और ये हाईली कंट्रोवर्शियल रहा, विवादास्पद रहा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, एक सेक्सुअल रिप्रेशन का प्रयोग किया गया था, क्रिटिसिज्म मैरिज के बारे में बताया गया था, एंड रिलीजन, धर्म के ऊपर कटाक्ष करे गए थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो है ये क्रिटिसाइज किया गया था, और जिस कारण से उनको नोवेल लिखने का विचार त्यागना पड़ा। और उसके बाद ये किसकी तरफ मुड़ जाते हैं, वापस पोएट्री की तरफ आ जाते हैं। आफ्टरवर्ड्स ही फोकस्ड ऑन पोएट्री, बाद में फोकस पोएट्री पे किया उनका। और उसके बाद ही रोट ओवर 900 पोएम्स, लगभग 900 से ज्यादा उन्होंने पोएम्स लिखे हैं, जिनमें कुछ ये हैं, जैसे वेसेक्स पोएम था 1898 में उन्होंने लिखा था, कलेक्शन पोएम्स था। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट 1901 में एक कलेक्शन आया था पोएट्री का। टाइम्स लाफिंग स्टॉक था 1909 में, एक पोएम्स का कलेक्शन था। फिर सटायर ऑफ का सर्कमस्टांस लिखा था 1914 में, और उसके बाद लास्ट उन्होंने लिखा था ह्यूमन सोर्स 1925 में। ये इनके कुछ कलेक्शन ऑफ पोएम्स थे। और उसके जब हम कुछ आगे इनके नोटेबल वर्क्स के बारे में जब बात करेंगे एक एक करके, तो हम उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ थॉमस हार्डी की जो बायोग्राफी है वो पूरी होती है। आपको अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे तो मैं किसी शॉर्ट के माध्यम से एक फिर वीडियो, किसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको इन चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर इस बात को कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कृपया करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर उसको दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।